Assalamualaikum students and welcome to our first online session uh, of the course Advances in Bioinformatics Bio 710 for the semester Spring 25. In this first online session, we will be discussing our third chapter, which is included in our terminal exam syllabus, and it's about sequence alignment and similarity search in genomic databases using BLAST and FASTA. इस ऑनलाइन रिवीजन सेशन का मकसद एक तो ये है कि जो टॉपिक्स हमने आज से तकरीबन 1-2 महीना पहले पढ़े वो रिवाइज हो जाएं। सेकेंडली इनकी रिवीजन हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो जाए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। थर्डली ड्यूरिंग द रिवीजन अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको आप पोस्ट कर लीजिएगा। और बाकी है कि हमारे पास एटलीस्ट जो टॉपिक्स अगर आपको फील हुआ कि कवर नहीं भी हो सके ड्यूरिंग द क्लास या जिस क्लास में आप एब्सेंट हो तो वो टॉपिक्स भी हम इस ऑनलाइन सेशन में कवर कर लेंगे। राइट, सो हेडिंग वाइज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वी हैव अराउंड 6.9 टोटल हेडिंग्स। ठीक है, स्टार्टिंग में सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या चीज़ है और कैसे हम उसको एवोल्यूशन से लिंक कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं सीक्वेंस आइडेंटिटी, सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी, कौन सी टर्म कहाँ पे यूज़ करनी है इसको देखेंगे। किस तरीके से सीक्वेंस आइडेंटिटी एंड सीक्वेंस सिमिलैरिटी आपस में कोरिलेट करते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट की दो टाइप्स हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रीजन, उसमें ग्लोबल एंड लोकल आ जाती है, और एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन अ सिंगल अलाइनमेंट। एक में दो है और एक में दो से ज़्यादा, विच इज़ मल्टीपल। अलाइनमेंट किस बेस पे की जाती है और क्यों गैप इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उस गैप इंट्रोडक्शन पे क्या पेनल्टीज लगाई जाती हैं। स्कोरिंग मैट्रिसेस क्या है, इनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ब्लास्ट एंड फास्टा का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम सीक्वेंस सिमिलैरिटी परफॉर्म करते हैं। और फिर देखते हैं कि अगर हमारे पास और भी टॉपिक है तो इस पे हम इंशाल्लाह वो भी कवर कर लेंगे। सो एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या कहता है कि ये जो एक हमारे पास डाइवर्सिटी है, एक वेरिएशन अमंग स्पीशीज़ है, इसको किस तरीके से मापा जाए। और ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है फिनोटिपिकली उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी हमें जीनोटाइप में भी मिलती है। सो इफ़ वी आर एबल टू एक्सप्लोर द जीनोटाइप और जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ से हम उसके फिनोटाइप के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो इन रियलिटी या इन प्रैक्टिकल हमें समझने के लिए बहुत सारे डिफरेंट
पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं। सो एक जीनोम को अंडरस्टैंड करने से हम बहुत सारे फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं। सो यहाँ से कि हमारे पास सीक्वेंस सिमिलैरिटी अमंग स्पीशीज जितनी होगी उतना ही ज़्यादा उनके स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के और उन्हीं प्रोटीन्स के फंक्शन में सिमिलैरिटी होगी। इस बेसिस पे हम सीक्वेंस कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के लिए हम सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं। अलाइन दोनों सीक्वेंसेस को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं और वर्टिकली एक एक रेजिड्यू को देखते हैं कि वहाँ पे मैच हो रहा है या मिसमैच हो रहा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है सीक्वेंस सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी। इसको समझने के लिए आई विल स्क्रॉल डाउन टू द कंपैरिजन, ठीक है, जहाँ पे सीक्वेंस कंपैरिजन है। कि इसको मैं अगर जूम इन करूँ तो यहाँ पे देखें क्वेरी वन, ठीक है, और एक है सब्जेक्ट। और ये जो वन वन लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग जो रेजिड्यू है यहाँ पे मेथियोनिन, इसका ये रेजिड्यू नंबर है 61 एंड 59। यहाँ पे जो आइसोल्यूसिन है, अब क्वेरी में 61 है मींस के देयर में बी सम टू एडिशनल रेजिड्यूज या दो गैप्स इंट्रोड्यूस हुए इन सब्जेक्ट। वो हमें दो गैप्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन बिटवीन एलानिन एंड ग्लूटामीन। अच्छा, आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी को देखें। ये जो रेजिड्यूज क्वेरी और सब्जेक्ट में एक जैसे हैं, मेथियोनिन, एस्पार्टेट, थ्रियोनिन, ग्लूटामीन, ये इनको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ रेजिड्यूज दिख रहे हैं के ई विच इज लाइसिन, ग्लूटामीन और यहाँ पे लाइसिन। सो इनमें कुछ बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है जिसकी वजह से इनमें सिमिलैरिटीज पाई जा रही है। लाइसिन एंड आर्जिनिन बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन बोथ आर एलिफेटिक इन नेचर, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन बोथ आर एलिफेटिक इन नेचर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सिमिलर रेजिड्यूज हैं उनके दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये 5 रेजिड्यूज, ठीक है, SKSKQT और LRSEKT, ये 5 रेजिड्यूज फ्रॉम क्वेरी एंड 5 फ्रॉम द सब्जेक्ट। इनको अगर मैं अलाइन करूँ, इनपे सीक्वेंस आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी देखना चाहूँ तो मैं काउंट करूँगा मेरे पास कितने टोटल रेजिड्यूज आइडेंटिकल हैं, कितने सिमिलर हैं और कितने मिसमैच हैं। तो आइडेंटिकल की बात करें तो 3 हैं, RSOT। सिमिलर की बात करें तो 2 हैं, ये KE और QK, और मिसमैच है SL। तो अब मैं अगर इस 5 रेजिड्यूज की सीक्वेंस आइडेंटिटी की बात करूं तो वो मेरे पास हो जाएंगे 3 आउट ऑफ 5। सही है, 3 आउट ऑफ 5 कितनी परसेंटेज बनती है, 60। और अगर सीक्वेंस सिमिलैरिटी की बात करूं तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी जब भी काउंट करेंगे तो उसमें आइडेंटिकल ऑलरेडी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर रेजिड्यूज कितने हैं, 2 हैं, आइडेंटिकल कितने थे, 3 थे। बल्कि यहाँ तो मैंने 6 कर लिया ना, तो इसको मैं डिवाइड करना होगा 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाई 6,
ये हो गया 83% सिमिलैरिटी है और 2 डिवाइडेड बाय 6 33% आइडेंटिटी है। ठीक है, बाकी 83 में से 17 या 16 पॉइंट समथिंग परसेंट जो होगा वो मिसमैच हमारे पास हो गया, विच इज़ दी एस और एल। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे पास होते हैं जो हमें समझना होता है वाइल कंपेयरिंग द सीक्वेंसेस। और द गुड थिंग इज़ दैट कि ब्लास्ट हमें खुद से बता देता है कि कौन से रेजिड्यूज सिमिलर हैं और कौन से आइडेंटिकल हैं, और उसके ऊपर वो हमें बता देता है। ये ओवरऑल जो हमारे पास सीक्वेंस सिमिलैरिटी एग्जिस्ट की है अलाइनमेंट, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो मीन्स के द बेस्ट हमारे पास मैच आया है। आइडेंटिटीज़ ओवरऑल सीक्वेंस में 560 आउट ऑफ 691 विच इज़ 80%, और पॉजिटिव्स 88%। जब पॉजिटिव्स की मैंने बात की कि वो ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट कर देते हैं आइडेंटिटीज, तो इट मीन्स कि या तो पॉजिटिव्स विल बी इक्वल टू आइडेंटिकल या उससे ज़्यादा होगा, कभी भी उससे पॉजिटिव्स आइडेंटिकल से कम नहीं हो सकता। और गैप्स इसमें 6 इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से 2 यहाँ पे हमें दिख रहे हैं और बाकी के एक दो तीन चार यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सीक्वेंस सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी का मेजर कंसेप्ट है। लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। नहीं, ठीक है। सीक्वेंस होमोलॉजी हमारे पास एक क्वालिटेटिव टर्म है, और ये दो सीक्वेंस के आपस में होमोलोगस होने ना होने के बारे में हमें बताती है। तो ये एक क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है। हाँ, इसमें हम सीक्वेंस सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी की बेस पे तो बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन्स के ओवरऑल आपस में स्ट्रक्चरल कंपैरिजन, फंक्शनल कंपैरिजन, ये भी देखते हुए हम बता सकते हैं कि दो सीक्वेंसेस आपस में होमोलोगस है या नहीं है। फिर हमारे पास और टर्म्स इस तरह की आती हैं होमोलॉजी के अलावा, लाइक होमोप्लाजी है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, जिसमें हम देखते हैं कि सीक्वेंसेस का आपस में कंपैरिजन अक्रॉस द स्पीशी है या नहीं है, और इनका फिनोटिपिकल एट्रीब्यूट पे क्या कोरिलेशन बन रहा है। ऑर्थोलॉग्स एंड पैरालॉग्स, ये दो टर्मिनोलॉजी आती हैं। इसमें होता है कि अगर सिमिलर सीक्वेंसेस एग्जिस्ट कर रही हैं अमंग अ सेम इंडिविजुअल या सेम स्पीशी, मिसाल के तौर पर डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, तो इनको हम कहेंगे ऑर्थोलॉग्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। और अगर सिमिलर सीक्वेंसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं अक्रॉस द स्पीशी, मिसाल के तौर पर डीएनए पॉलीमरेज 1 ऑफ बैसिलस सेप्टिलस एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 ऑफ बैसिलस अमाइगडालस, तो यहाँ पे इनको हम ऑर्थोलॉग्स कहेंगे, और जो विद इन द स्पीशी है उसको हम पैरालॉग्स कहेंगे।
सीक्वेंस आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी को काउंट करने का फॉर्मूला है हमारे पास। आइडेंटिटी सिंपल आइडेंटिकल अमीनो एसिड रेसिड्यू डिवाइड बाय टोटल। तो जो सिमिलैरिटी है उसमें आइडेंटिकल प्लस सिमिलर डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा। फिर और अच्छा, एक और चीज़ ये कि जहाँ पे भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल्स की बात आती है, उसमें मेरा ओवरऑल एम्फेसिस हमेशा एनसीबीआई पे है, यूनिप्रॉड पे है, पीडीपी पे है, ठीक है, क्लस्टल ओमेगा पे है, एनसीबीआई ब्लास्ट पे है। इसके अलावा मैं जो भी टूल्स हैं उनको उनके नाम, उनका मेजर फंक्शन, बस इतना याद करना है। बाकी वो एल्गोरिथम कैसे फंक्शन कर रहा है ये चीज़ें आपने ओवरऑल नहीं पढ़नी। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब आपने इसके ऊपर खुद है कि ओवरऑल इन पूरे 2 नोट्स में से कहाँ पे किस टूल के बारे में कौन सी बात लिखी हुई है वो खुद आपने बेहतर जज कर सकते हैं। तो एनसीबीए ब्लास्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोग्राम है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ये चीज़ आपको अच्छे से पता हो। ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट में आपने जो चीज़ समझनी है वो ये कि जब हम एंड टू एंड दोनों सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे जिसमें कोई भी रेजिड्यू हम स्किप नहीं कर रहे, वो हो जाएगी ग्लोबल। और लोकल अलाइनमेंट में हम जो हमारे पास कंपैरिजंस हैं उस सीक्वेंसेस के, उस अलाइनमेंट में जो बेस्ट मैच होगा सिर्फ उसको हम कंसिडर करेंगे, वो हमारे पास लोकल अलाइनमेंट हो जाएगी। और जब भी हम सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे तो लोकल अलाइनमेंट विल ऑलवेज गिव अस अ बेटर impression of the aligned residues as compared to global. Global alignment जो है that is done using the Needleman-Wunsch algorithm, और जो लोकल अलाइनमेंट है वो स्विफ्ट वाटरमैन एल्गोरिथम के थ्रू होता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन आती है सीक्वेंस अलाइनमेंट की, ये आपको इसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस के बारे में कुछ आपने चीज़ लिखनी है, मिसाल के तौर पे फास्टर सीक्वेंस लिखनी है या उनकी अलाइनमेंट शो करनी है, तो डेफिनेटली इसमें मैं ये चीज़ तो नहीं लिखूंगा कि आप अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनमें अगर मैं लेटर्स के फॉर्म में जाऊँ तो बी नहीं आता, जे नहीं आता, एक्स नहीं आता। तो अगर बिल फर्ज गलती से आप इन लेटर्स को लिख देते हैं तो दैट इज़ नॉट अ मेजर मिस्टेक। बट अलाइनमेंट कैसी होती है, पॉजिटिव्स कैसे लिखे जाते हैं, आइडेंटिकल कैसे लिखे जाते हैं, गैप्स कैसे लिखे जाते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी वेल अंडरस्टूड। ये पेयर वाइज अलाइनमेंट की एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास जो आइडेंटिक अलाइन रेजिड्यूज हैं उनमें हमारे पास एक बार शो हो रहा है और जो सिमिलर है उनमें सेमी कॉलन या डॉट शो हो रहे हैं। ये क्लस्टल सॉफ्टवेयर की पेयर वाइज अलाइनमेंट कैसे होती है। पेयर वाइज एंड मल्टीपल अलाइनमेंट ओवरऑल दो सीक्वेंस को जब कंपेयर करके उनका स्कोर काउंट होगा तो वो पेयर वाइज है। मल्टीपल में हमारे पास दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस को जब अलाइन करके उनका स्कोर किया जाता है तो वो हमारे पास मल्टीपल अलाइनमेंट हो जाती है। मल्टीपल अलाइनमेंट्स जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि वो कंजर्व सीक्वेंस सेगमेंट्स को स्टडी करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। जो मोटिव्स हैं उनको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प आउट करती है। क्लस्टल ओमेगा एक बहुत वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है, क्लस्टल डब्ल्यू एंड क्लस्टल ओमेगा। ये इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है ये पता हो। इसमें अगर हम स्टेप्स में जाएँ, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर 3 से ज़्यादा सीक्वेंस, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी सीक्वेंसेस हैं लेट्स से 5,
तो 5 का आपस में जो बी पेयरवाइज सीक्वेंस बनते हैं उनके आपसी अलाइनमेंट की कैलकुलेशंस होती हैं। उसके बाद जो स्कोर जनरेट होता है अलाइनमेंट का, उसके बेस पे डिस्टेंस एवोल्यूशनरी डिस्टेंस काउंट किया जाता है, और उसके बाद डेंडोग्राम विच इज अ गाइड ट्री फिर बनाई जाती है, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री उससे बनाई जाती है, और फिर अलाइनमेंट स्कोर वहां से कैलकुलेट किया जाता है। गैप पेनल्टीज क्या चीज़ है? डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम ड्यूरिंग अलाइनमेंट जज करते हैं कि कहाँ पे कितना गैप इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो हमारे पास कितना बेस्ट अलाइनमेंट शो होगी। ठीक है। अब गैप की बात करें तो गैप में हमारे पास इनिशियल जो गैप है उसका -10 पेनल्टी, और उसके बाद फर्दर जितने भी गैप्स इंट्रोड्यूस होंगे उसके -1 फॉर ईच गैप एक्सटेंशन पेनल्टी। लेकिन इसमें यह बात भी लिखी हुई है कि गैप इंट्रोड्यूस या एक्सटेंड इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारी ओवरऑल अलाइनमेंट अच्छी हो। ओवरऑल अलाइनमेंट को अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर दूसरे तीसरे रेजिड्यूज बाद एक शो कर रहे हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट है हमारे पास जो शो होती है उसके लिए हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ गैप्स इंट्रोड्यूस होंगे तो हम एक बेहतर अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट किन टूल से परफॉर्म हो रही है अदर देन दी एनसीबीए ब्लास्ट या क्लस्टर ओमेगा, वो उसमें आपको टूल का नाम और टूल का फंक्शन पता हो, टूल का वर्किंग एल्गोरिथम नहीं हो। मैं अब एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर मेरे जहन में कोई और आए तो वो भी बताऊंगा कि एनसीबीआई डेटाबेस और उसमें मौजूद टूल जो है वो ब्लास्ट और उसका सीक्वेंस फॉर्मेट फास्टा। इसके अलावा डेटाबेसेस में यूनिप्रॉट रेफरेंस सीक्वेंस। ठीक है। इसके अलावा पीडीबी डेटाबेस और क्लस्टल ओमेगा क्लस्टल डब्ल्यू, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। गैप ओपनिंग गैप एक्सटेंशन पेनल्टी हमारे पास डिफर करती है। सही है। ठीक है। ये हमारे पास अ, हो जाता है फर्स्ट ओवरऑल लेक्चर का रिवीजन। सेकंड में हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम मंडे वाली अपनी हमारी जो क्लास है जिसकी टाइमिंग्स 10 से ऑनवर्ड। आई थिंक मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। 10 से 11 बजे तक, और दूसरी क्लास 11 से 12। तो उस क्लास में फिर हम देख लेंगे कि जो टॉपिक्स मेजर कवर हो जाते हैं उनकी फिर रिवीजन हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में कंडक्ट कर लेंगे।